हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 के एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम फिर आपके सामने एक हिंदी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो यूपी टेट से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को समावेश किया गया है जो यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा और चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा और पांचवी जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ए नंबर जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर भाववाचक संज्ञा, सी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी है जो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि बुढ़ापा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस बुढ़ापा शब्द में जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनमें किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द आते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ए नंबर है मिठाई, बी नंबर है चतुराई, सी नंबर लड़ाई, डी नंबर उतराई। तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उस पर टिक करना है। तो भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनमें किसी भाव, गुण या दशा का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इस चतुराई में भी भाववाचक संज्ञा है, उतराई भी भाववाचक संज्ञा है और लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा जो होगी वो मिठाई नहीं होगी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ए लड़का है, सेना है, श्याम है या दुख है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है कौन सी होगी। तो जातिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का जिसमें बोध होता है, किसी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो उसमें पूरी जाति का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा होगी वो ए नंबर होगा लड़का। लड़का जो होगा वो पूरी जाति का बोध कराता है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो लड़का या लड़की किसी जाति का पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लड़की है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लड़की है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सीता हो गया, यमुना हो गया, आगरा हो गया, रीता हो गया, राम हो गया, सोहन हो गया, किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदियों में गंगा जो है वो नदी एक नाम, वैसे तो नदियाँ बहुत सारी हैं लेकिन नदियों में गंगा क्या है, एक नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही व्यक्ति का बोध करा रही है या एक वस्तु का बोध हो रहा है यहाँ पर, या एक स्थान का बोध होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इस तरीके से विकल्प डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा जो होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो जो दही है वो पूछा गया है क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो दही जो होता है
वो पुल्लिंग होता है। तो इस तरीके से दही जो होगा वो पुल्लिंग होगा और इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़िन होगा, गीदड़नी होगा, गीदड़ी होगा या गिदड़िया होगा। तो यहाँ पर जो गीदड़ का स्त्रीलिंग जो होगा वो विकल्प सी होगा, गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ी होगा। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा ए बिल्कुल सही होगा। बुढ़ापा जो होगा वो पुल्लिंग है और ये जड़ता, दया और घटना ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बुढ़ापा इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है, यूपी टेट की, खासकर यूपी टेट की परीक्षाओं में, कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। तो यहाँ पर आप बताइए कि सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्य का स्त्रीलिंग जो होगा वो सूर्या होगा और इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा। जो नेत्री है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। नेता होगा, नेत्र होगा, नेतिन होगा, नेताइन होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसका आंसर बता सकते हैं। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो होगा वो नेता होगा। इस तरीके से विकल्प जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता होता है और नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। यदि आप यूपी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यह प्रश्न यूपी टेट में लगभग हर बार पूछा जाता है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गायक का स्त्रीलिंग बताना है। गायिका होगा, गायिका होगा, गायकी होगा या गायिकी होगा। और जिसको इसका आंसर पता है वो हमें मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा कि गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। इस तरीके से विकल्प वी बिल्कुल सही होगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, गायिका। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। आपको वचन बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगले सवाल में पूछा गया है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन पूछा गया है। ए आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है, आंसुओं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन पूछा गया है, क्या है। ए विकल्प दिया गया है भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो आप वीडियो को रोककर अपना आंसर दे सकते हैं कि भारतीय का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर
विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। भारतीयों जो है वो भारतीय का बहुवचन होगा। तापे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से ये भारतीयों हो जाएगा, भारतीयों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा में यूपी टेट के पूछा जाता है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का या किताब। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द बहुवचन में है, तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। प्राण जो होता है शब्द वो बहुवचन होता है। या इस तरीके से भी पूछ देते हैं कि प्राण जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो प्राण शब्द जो होता है वो बहुवचन का शब्द है, तो विकल्प इस तरीके से भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं हिंदी में, और इनका चिन्ह भी होता है। जैसे कि कर्ता कारक, जैसे कि कर्ता कारक के लिए चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संबंध को के लिए। अपादान कारक जो होता है से और या कोई चीज़ अलग होती है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। संबंध का, की, के और रारी रे होता है। और अधिकरण में और पर होता है। संबोधन हे, वो और अरे होता है। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनको आप लोग याद भी कर सकते हैं इस तरीके से कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से या अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध का, की, के और रारी रे आता है। अधिकरण में और पर आता है। संबोधन हे, वो और अरे शब्द आते हैं। याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लगभग हर परीक्षा में कारक से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कारक से संबंधित 1-2 प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस प्रकार के कारक में है। तो यहाँ पर वाक्य है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पर वाक्य में पर आया है पर। तो करण में क्या होता है, करण में जो होता है से और के द्वारा आता है। संप्रदान में जो होता है वो को और के शब्द आता है, को के लिए आता है। संबंध में जो कारक होता है संबंध कारक, उसमें का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द आते हैं। और अधिकरण कारक जो होता है उसमें में और पर शब्द आते हैं, में और पर शब्द आते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया है, तो इस तरीके से इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिकरण कारक होगा भाई, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। तो अपादान कारक जो होता है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूद पड़ी, पेड़ से आम गिरते हैं या फल गिरते हैं आदि। जब कोई अलग होता है किसी से तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है में कहा गया है राम ने रावण को तीर से मारा। बी में कहा गया है कि मोहन से अब सहा नहीं जाता। सी में कहा गया है कि हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही हैं निकल कर। तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अपादान कारक होगा हिमालय से गंगा निकलती हैं, वाक्य में अपादान कारक होगा। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर अलग होने का से संबंधित कुछ वाक्य होता है, कोई अलग होता है किसी से, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि वृक्ष से
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष जो है वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसमें कारक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा और विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अपादान अलग होने के लिए किया जाता है, क्यों अधिकरण कारक जो होता है उसमें में और पर शब्द आते हैं, में और पर। तो यहाँ पर वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो यहाँ पर आया है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण कारक होगा वाक्य में वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। साथियों, इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं इसका आंसर फिर अगले वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह जो होते हैं वो की, के, रा, री और रे होते हैं, तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संबंध कारक के लिए रा, री, रे यूज किए जाते हैं और काकी के यूज किए जाते हैं। यहाँ पर रा, री, रे दिया गया है, तो इस तरीके से सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है, तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम कहा जाता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो सर्वनाम होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो सर्वनाम होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इस तरीके से सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 6। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह, वह, वे या सभी। तो यह, वह, वे आदि शब्द जो होते हैं वो सब निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आप यूपी टेट से संबंधित या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।